नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और देश देशांतर में आज हम बात करेंगे 12वीं की बोर्ड परीक्षा क्या होगा, मूल्यांकन का आधार। 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया। देश भर में कोरोना से बने हालातों के कारण कई राज्य सरकारों के साथ ही बच्चों और उनके पेरेंट्स ने परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की थी। सरकार ने परीक्षा कराने या ना कराने को लेकर सभी राज्य सरकारों और परीक्षा बोर्डों से राय मांगी थी। अपने फैसले में केंद्र सरकार ने यह कहा है कि छात्रों का जो स्वास्थ्य है, उनकी सुरक्षा है, वो बेहद महत्वपूर्ण है और इस पहलू पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने इसी के साथ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जो परिणाम है परीक्षा के, वो पूरी तरह से स्पष्ट मानदंडों के अनुरूप हो, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से तैयार किए जाएं। इस बार सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में करीब 15 लाख स्टूडेंट्स को देश भर से शामिल होना था। आपको बता दें कि इससे पहले 10वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो भी रद्द की जा चुकी हैं। अब ऐसे में जो बड़े सवाल, बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं सभी के जहन में, बच्चों के और पेरेंट्स के भी, कि जब बच्चों के एग्जाम ही नहीं होंगे तो छात्र पास कैसे होंगे, बच्चों को नंबर कैसे मिलेंगे, छात्रों का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा, रिजल्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। सीबीएसई का छात्रों का रिजल्ट तैयार करने के लिए जो इंटरनल असेसमेंट के फॉर्मूले को अपनाया जाएगा, ऐसा कहा है सीबीएसई ने। लेकिन अगर उस पर छात्रों की सहमति नहीं बनती है या कितनी सहमति बनेगी, इसको लेकर भी एक सवाल है। अगर कोई छात्र परीक्षा देना चाहता है तो उसके पास ऐसे में क्या ऑप्शन है। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर राम सिंह हैं, आप प्रिंसिपल हैं डीपीएस रांची। बहुत स्वागत है सर आपका संसद टीवी में। साथ ही पीयूष प्रकाश हैं, आप सीनियर एसोसिएट हैं एजुकेशन नीति आयोग। आप दोनों का बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर राम, सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूंगी। केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला, 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं सीबीएसई की, वो रद्द कर दी गई हैं। इसे देखते हुए अब कई राज्य इसी दिशा में अपने अपने निर्णय ले रहे हैं। सबसे पहले इस अहम फैसले पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो डिसीजन लिया गया है, यह अधिकतर लोगों को मान्य है, सभी पक्षों को, चाहे वो बच्चे हों, टीचर्स हों, पेरेंट्स हों, और अलग अलग पार्टियों को भी अगर पॉलिटिकली भी देखें तो सभी लोग इसको मान रहे हैं, क्योंकि यही एक विकल्प था। इस समय जितना तनाव है बच्चों पर, अभिभावकों पर, और अभी हम 2 महीने पीछे जाए, 3 महीने पीछे जाए मैम, तो बताएं आपको कि हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं और प्री बोर्ड कराए थे ऑफलाइन, अगर उसका डेटा देखें तो उससे बच्चे प्रभावित हुए थे कोरोना के कारण। अभी तो और डर है, तीसरी लहर का भी तनाव बच्चों पर और पेरेंट्स के ऊपर आ रहा था। और इस सभी चीजों को देखते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो निर्णय लिया गया है वह सर्वमान्य है, और उसको सभी लोग समझ रहे हैं कि यही एक विकल्प था जिसको कि होना था। एक दो बच्चे, 2-4 लोग जो है निकल के आ रहे हैं, थोड़े जो परीक्षा की तैयारी किए थे या परीक्षा देना चाहते थे, वो बोल रहे हैं कि हमको एग्जामिनेशन का मौका दिया जाए, जो कि इसमें भी दिया गया है कि अगर जो बच्चे व्यवस्था से परीक्षा के जो मापदंड या पैरामीटर्स बनाए जाएंगे, अगर उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो उनको परीक्षा देने का ऑप्शन भी दिया गया है। जी बिल्कुल। पीयूष प्रकाश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और कोरोना महामारी की वजह से देश भर में जो हालात हैं, उस बीच में ये जो निर्णय है 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का, ये फैसला कितना महत्वपूर्ण था इन हालातों में। और इससे पहले सीबीएसई ने खुद जो विकल्प बताए थे कि परीक्षाएं जो है सिलेबस को कम करके हो सकती हैं, या फिर कुछ राज्यों की ओर से जो सुझाव आए थे कि ओपन बुक सिस्टम के माध्यम से परीक्षाएं हो सकती हैं, या इसके अलावा भी कई वैकल्पिक व्यवस्थाएं दी गई थी। उन सबके मद्देनजर इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? जी, जैसा आपने जैसा बताया कि पहले भी सीबीएसई के द्वारा 2 ऑप्शंस दिए गए थे, कि एक ऑप्शन जिसमें कि आप कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स जो कि मोर कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनके आप एग्जामिनेशंस ले लो, और जो बाकी ऐसे नॉन कोर सब्जेक्ट्स हैं उन पे आप उनके प्रीवियस एग्जामिनेशंस जो हो रखे हैं उनके मार्क्स के बेसिस पे आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं। एंड सेकेंडली उसके लिए ये भी बताया गया था कि बहुत सारे जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स है, या तो वहाँ हो सकते हैं एग्जामिनेशन, और दूसरे ऑप्शन में उनके स्कूल्स में हो सकते हैं। बट स्टिल, जैसा कि अभी हम कोरोना का पूरा ग्राफ देख रहे हैं, जो अभी भी जो डेटा है वो नंबर्स है, केसेस वो कम हो रहे हैं, बट
बहुत दूसरे जगहों पर हॉटस्पॉट्स अभी भी हैं। तो उस सिचुएशन में वो एग्ज़ाम करा पाना सभी के लिए और एक तरह का सिमिलर पेपर सबको एक ही बार में करा पाना काफ़ी मुश्किल होता। तो उसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये जो डिसीजन है कि आपके कुछ एक क्राइटेरिया हमें डेवलप करना होगा जिसके थ्रू हम पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या फ्यूचर परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिकली हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो उस मद्देनज़र कोरोना को देखते हुए ऑब्वियसली डिसीजन बहुत ही वेलकम स्टेप है। और जो मेंटल हेल्थ के ऊपर बच्चों के ऊपर लग रहा था, जो एक डर होता है कि आप 3 घंटे एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के दे रहे हो, तो वो साइकिक पे बहुत असर करता है। तो उसके मद्देनज़र ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है। जी बिल्कुल, ये जो स्टेप है वह वेलकम स्टेप है और छात्रों ने भी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई तक को पत्र लिखा था। करीब देश भर से 300 छात्रों ने परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था इन परिस्थितियों में उनका मनोबल, खासकर महामारी को लेकर उनकी चिंता, स्वास्थ्य कंसर्न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पेरेंट्स भी इसको लेकर चिंतित थे। डॉक्टर राम, मेरा प्रश्न आपसे ये है, और ये प्रश्न जो है वो बच्चों के भी मन में है, उनके अभिभावकों के भी मन में है कि परीक्षाएं अब नहीं होंगी, लेकिन जब बच्चों के एग्जाम ही नहीं होंगे तो छात्र पास कैसे होंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा सकती हैं? किस दिशा में सीबीएसई जो है वो सोच रहा है? देखिए, जो परीक्षाएं अगर नहीं होगी तो स्वाभाविक तौर पर स्कूल को बच्चों को असेसमेंट का काम दिया जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि सीबीएसई में क्लास 10 में प्रिंसिपल के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें 3 स्कूल के टीचर होंगे, 2 बाहर के टीचर होंगे। वो बैठ के बच्चों के जो एग्जामिनेशंस हुए हैं, असेसमेंट हुए हैं, चाहे वह प्री बोर्ड हो, हाफ ईयरली हो या उनके और भी जो टेस्ट, वीकली टेस्ट हुए हैं, उन सबको देख करके उनके आधार पर जो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है उसको लेकर के और बच्चों का रिजल्ट बनाएंगे। देखिए, अब हमको क्या होगा, नई व्यवस्था में स्कूल पर, स्कूल के टीचर्स पर और प्रिंसिपल पर विश्वास करना पड़ेगा। और चूंकि थ्रू आउट वो 2-3 साल से 4 साल से पढ़ा रहे हैं, तो वो बेहतर जानते हैं कि कौन से बच्चे किस तरह से कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर स्कूल मनमानी ना कर सके, इसके लिए सभी स्कूलों का पिछले 3 साल का रिजल्ट निकाला गया था और उसमें का जो बेस्ट रिजल्ट है या जो एवरेज है, वो स्कूलों को भेजा गया है, जिससे कि आपका जो रिजल्ट बनाए बच्चों का या जो कंपैरेटिव उनका चार्ट बनाए, वो देखें कि आपके जो रिजल्ट है पिछले 3 साल से उससे क्रॉस ना कर पाए। तो वो सभी हमको लगता है कि उसी तरह जो है क्लास 12th का भी करना पड़ेगा। अभी हम पिछले कुछ और चैनलों पर थे तो बात चल रही थी कि 9 से लिया जाए या 10 क्लास का लिया जाए और 11 और 12 का लिया जाए। तो जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके मार्क्स के आधार पर ही बच्चों का असेसमेंट या किया जाएगा या मार्क्स दिया जाएगा। जी, ठीक है। पीयूष, सीबीएसई का कहना है कि छात्रों का जो रिजल्ट है उसको तैयार करने के लिए इंटरनल असेसमेंट के फॉर्मूले को अपनाया जाएगा, जिसका जिक्र डॉक्टर राम भी कहीं ना कहीं कर रहे थे। मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या ये इंटरनल असेसमेंट का फॉर्मूला वही होगा जो 10वीं की परीक्षाओं में हमें देखने को मिला है, या उससे कुछ अलग होगा? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू जो 10वीं में पद्धति अपनाई गई। बट मोर और लेस जो अभी हमारे कलीग बता रहे थे कि कैसे आप एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जो स्कूल जो डेटा जो मार्क्स प्रोवाइड करा गई वो इन्फ्लेटेड तो नहीं है, तो उसे हम चेक कैसे करें। जो पास परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम्स में वो एक मायने रखेगा, बट इंटरनल में भी अगर आप देखिए, अगर कोई बच्चा कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा है या किसी ऐसे सब्जेक्ट की कर रहा है जिसने उसने 9th और 10th में नहीं पढ़ा हो, तो क्या उस कॉन्टेक्स्ट में हम 9th-10th का मार्क्स ले पाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। और फॉर एग्जांपल किसी ने 9th-10th में मैथ्स में, साइंस में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट आर्ट्स और सोशल साइंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और 11th-12th में वो बच्चा मैथ्स या साइंस ना लेके आर्ट्स ही कंटिन्यू कर रहा है, तो उसमें एक इक्विटी का जो प्रिंसिपल है कि किसी को इससे नुकसान ना हो, किसी को फ़ायदा ना हो, और सब बच्चों का बराबरी से जो उनकी पोटेंशियल है उनके पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखी जाए, ये बहुत क्रिटिकल होगा। और देखना पड़ेगा इसमें कैसे इंडिकेटर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं। और डेफिनेटली जो मुझे लगता है क्लास 11th के जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अहम रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कोर्स सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया है, स्पेशलाइजेशन चूज़ किया है, उसमें आपने पढ़ाई करी है। क्लास 12th में क्योंकि मई के बाद से काफ़ी डिसरप्शन हुआ है, तो अगर हम सिर्फ क्लास 12th पे ही डिपेंडेंट हो जाएंगे इंटरनल मार्क्स के ऊपर, तो जिन बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई किसी भी कारणवश, तो उनके साथ एक अन्याय होगा। तो हमें एक बहुत ही वेल बैलेंस इंडिकेटर बनाना पड़ेगा जो इन सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान देता हो। जी बिल्कुल, तो चेक एंड बैलेंस की बात आप दोनों ने ही कही। डॉक्टर राम, अगर ये जो इंटरनल असेसमेंट की बात आ रही है, इसके आधार पर
जो है मूल्यांकन किया जाएगा और रिजल्ट अगर अनाउंस किए जाते हैं, अगर कोई छात्र इससे सहमत नहीं होता है या फिर उसे लगता है कि वो एग्जाम देकर इसे बेहतर कर सकता है, तो इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था अपनाई जा सकती है? देखिए, 2 तरह के बच्चे जो अभी डिस्कशन बच्चों से या टीचर से चल रहा है, उसमें निकल के आ रहा है वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो थोड़े से स्कूल के एग्जाम्स को थोड़े लाइटली लेते हैं। वो सोचते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा तो अपनी हम तैयारी करके बोर्ड में अच्छे मार्क्स पा जाएंगे, और थ्रू आउट 11 और 12 में वो वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो ऐसे बच्चे थोड़े पैनिक हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हमको हमारा जो इंटरनल मार्क्स है उसी आधार पर दिया जाएगा तो मेरा मार्क्स बोर्ड का कम हो जाएगा। दूसरे वे बच्चे हैं जो कि बोर्ड में वो सोच रहे हैं कि उनके प्री बोर्ड का मार्क्स जनरली 10% बढ़ जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो उनको लग रहा है जो प्री बोर्ड का मार्क्स है वही दे दिया जाएगा क्या। तो पहले वो दोनों चीजों को मैं क्लियर कर दूं कि यह जो भी असेसमेंट सिस्टम बनाया जाएगा या क्लास 10 के लिए बनाया गया है, यह चाइल्ड सेंट्रिक है। अगर 2-3 एग्जामिनेशन बच्चे का लिया गया है, वो हाफ ईयरली हो या प्री बोर्ड 2-3 लिया गया है, तो उसमें से बेस्ट लिया जा रहा है। तो बच्चों को वो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जितने एग्जामिनेशन लिए गए उसमें से बेस्ट लिया जाएगा। क्योंकि उनको नंबर ऑफ एग्जाम्स ज्यादा हो गए तो ये कहीं ना कहीं से बच्चों को फेवर करेंगे। दूसरी है, यह टीचर सेंट्रिक हो गई है, स्कूल सेंट्रिक एक तरह से कहें, क्योंकि वही टीचर जो उनको पढ़ा रहे हैं, असेस कर रहे हैं, वो जान रहे हैं कि इनका मार्क्स क्या आ सकता है बोर्ड में, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसलिए उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखिए हमेशा दिया गया है कि जो बच्चे अगर इससे संतुष्ट नहीं होते हैं, और हमको हमारा मानना है कि बहुत वो कम बच्चे होंगे, वो उनके लिए फिर एग्जामिनेशन की व्यवस्था होगी, एग्जामिनेशन वो दे सकते हैं। ऐसे भी आपको बताएं, अगर हम एग्जामिनेशन करते तब भी जो हमारे पास डेटा है, आप उसको चेक किया जा सकता है, शायद 2500 और 900 बच्चे ऐसे हैं जो अभी कोविड के पेशेंट हैं। अगर एग्जाम होता भी है तो इन बच्चों के लिए फिर से एग्जाम लेना ही पड़ेगा। तो हमको लगता है कि जो व्यवस्था बनेगी यह बहुत होलिस्टिक होगी, स्टूडेंट्स फ्रेंडली होगी, टीचर बेस्ड होगी, और बच्चों के जितने भी प्रॉब्लम है या कंसर्न है इनको एड्रेस करेगी। तो बहुत कुछ अप्रीहेंशन रखने की जरूरत नहीं है। इसी से जुड़ा एक सवाल है, मैं चाहूंगी इसी के साथ आप उसका भी जवाब दे दीजिए। क्योंकि सभी के लिए पेपर्स जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं, लेकिन अगर कोई छात्र पेपर देना चाहता है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो अभी जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो इन बच्चों को बोर्ड का एग्जामिनेशन कराया जाएगा। सीबीएसई ने क्लास 10 के लिए भी किया है और 12 के लिए भी मोरओवर यही आने जा रहा है। उनका एग्जामिनेशन बच्चे दे सकते हैं जिनको अपना मार्क्स बढ़ाना है। जो बच्चे इस मार्क्स से संतुष्ट हैं वो अपना कैरियर ऑन करेंगे, क्योंकि 12th के बच्चों के लिए इस समय उनका कैरियर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या कॉलेज में एडमिशन लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमको लगता है कि बच्चे ज्यादा उधर की तरफ अपना चले जाएंगे। बिल्कुल, ये एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है कि जो स्थिति है वो सामान्य होने पर जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन खुला हुआ है। पीयूष, छात्रों के लिए जो आगे की राह है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो थोड़ी मुश्किल क्या हो जाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसका असर जो है वो कॉलेज एडमिशन पर पड़ेगा, और इसको लेकर कॉलेज के लिए भी अब ये ज़रूरी हो जाएगा कि वो अपने एडमिशन का जो प्रोसेस है या उसका जो समय है उसको लेकर भी कुछ परिवर्तन करें। जी, सो जैसा कि सबने अभी प्रिंसिपल सर ने भी डिस्कस किया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो संतुष्ट नहीं भी हैं, या फिर वो ऐसा चाहते हैं कि प्री बोर्ड से और बोर्ड के बीच में काफ़ी उनके जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ होते हैं, ऐसा देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने काफ़ी तैयारी करी है, वो थोड़े हतोत्साहित हो रहे हैं कि हमने पूरा 1 साल इसमें अपना मेहनत की और हम क्या पता बोर्ड टॉपर्स हो सकते थे, और क्योंकि अब जो नंबर्स आएंगे वो इधर उधर होंगे, वो उस तरीके की भी चीज़ें आएंगी। और कॉलेज एडमिशन पे जो आप इम्पैक्ट की बात कर रही थी, बिल्कुल इसके रिजल्ट्स जैसे निकल रहे हैं, तो क्या इस मार्क्स को कॉलेज कितना वेटेज देगा और किस प्रकार से देगा, कोविड सिचुएशन को देखते हुए कि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे, या जो भी चैलेंजेस उनको इंटरनल असेसमेंट देने में भी हुई होगी। तो कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस पे वो आप बेसिकली आप जो इक्विटी फैक्टर होता है कि आप कैसे अपने एडमिशन प्रोसेस को ऐसा बना रहे हैं जो सबके बारे में ख्याल रखता हो। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे बहुत सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में ही, जैसे JNU है, तो वो अगर कोई बच्चा किसी पिछड़े डिस्ट्रिक्ट से आता है तो उनके 4-5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो उन्होंने उस तरीके से क्वार्टाइल सिस्टम डेवलप किया हुआ है। और जितने भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है वो सिर्फ आपके कॉलेज के मार्क्स पे नहीं डिपेंडेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें ली जाती हैं। बट क्योंकि हमारा ये एक ट्रांजिशन फेज़ है, और मैं कहूँगा एक अच्छा फेज़ है, हम एक नए तरीके की एडमिशन प्रणाली की तरफ जा रहे हैं। इवन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत हाई मार्क्स आते हैं, उसके लिए भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि क्यों इतने हाई मार्क्स आ रहे हैं, कैसे कट ऑफ तैयारी होगी,
तो डिफरेंट तरीके के एंट्रेंस तरीकों का इजाद किया जा रहा है। मैं बोलूँगा कि कोविड के कारण ही एक अच्छा पहल होगी जो हम कुछ डिफरेंसेस लेके आए अपने एडमिशन सिस्टम में। बिल्कुल। डॉक्टर राम, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो निर्णय लिया गया है, इससे जो कॉलेजेस हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम पर जो वो कंडक्ट कराते थे या उनके अपने कुछ क्राइटेरियाज थे, उस पर क्या असर पड़ेगा? इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी जैसा पीयूष जी बोल रहे थे, मैं उससे पूरा सहमत हूँ। बड़ा ट्रांजिशन पीरियड है, बदल रही हैं चीजें, और ये प्रॉब्लम कहीं किसी एक स्टेट, एक कंट्री का नहीं है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। अभी बच्चों का कॉलेज में एडमिशन, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का जो प्रॉब्लम आएगा, जनरली उसी पर बच्चे थोड़े पैनिक हैं कि उनके मार्क्स अच्छे जो पा सकते थे या बढ़ते थे। हम आपको बताएं कि उनको भी कोई एक दूसरा पैटर्न बनाना पड़ेगा, और वो ऑनलाइन टेस्ट कुछ बच्चों का ले सकते हैं, जो चूंकि उसमें बच्चे कम होंगे इंटरेस्टेड, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए, कॉलेजेस के लिए कुछ लोगों ने शुरू भी कर दिया है। अभी कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में हम सुन रहे थे, वो अपना शुरू भी कर दिए हैं कि बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं। तो हमको नहीं लगता है, और जब मार्क्स निकल जाएगा तो उनका जो इंडिविजुअल बच्चों का अपना टेस्ट लेकर के ऑनलाइन वो अपना एडमिशन कर लेंगे। उनको भी तो चेंज करना ही पड़ेगा थोड़ा। बिल्कुल। पीयूष जी, विदेशों में स्थित जो कॉलेज हैं उनमें एंट्रेंस जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड एडमिशन टेस्ट के जरिए होता है। ऐसे में विदेश में एजुकेशन का प्लान करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल आ सकती है। ऐसे में आपको क्या लगता है किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? स्टूडेंट्स किस तरीके से प्लान करें इन चीज़ों को, या फिर जो फॉरेन कंट्रीज में कॉलेजेस हैं उनको किस तरीके से इन्फॉर्म किया जाएगा जो बदलाव हो रहे हैं उसके मद्देनजर? जी, आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। सो नॉर्मली अगर आप देखेंगे, जो स्पेशली हम क्लास 12 की बात करें, तो एक सैट एग्ज़ाम होता है, जैसे हमारे यहाँ आप आईआईटी में आईआईटी जेईई देते हैं, तो एक कॉमन टेस्ट है जो सैट सब एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो वो बच्चे देते हैं। वो वन ऑफ द कंपोनेंट्स है जो कि एडमिशन में यूज़ होता है। सेकेंडली उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन एसेस लिखने होते हैं कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है, आप क्यों आना चाहते हैं। तो जो बाहर की पद्धति है वो पहले से इतनी इवॉल्व है, जो कि सिर्फ आपके सैट के स्कोर को ना देखते हुए आपके और भी एक्स्ट्रा करिकुलर, आपके पर्सनालिटी और आपके बाकी अचीवमेंट्स को देखती है। इनफैक्ट उन्होंने तो बहुत सारे कॉलेजेस ने सैट को भी वेव ऑफ कर दिया कि इस ईयर वो सैट नहीं ले रहे हैं। सिमिलरली अगर मास्टर्स के जो बच्चे हैं वो जीआरई और जीमैट देते हैं, तो बहुत सारे कॉलेज ने जीआरई और जीमैट को भी वेव ऑफ कर दिया है। सो एक्चुअली उनकी जो पद्धति है वो पहले से इतनी इवॉल्व है कि वो जो डाइवर्सिटी और जो एक इक्विटी की बात होती है उसको वो काफ़ी अहमियत देते हैं, उसमें काफ़ी पहले से ही उनके स्ट्रक्चर्स हैं। सो मे बी जो अभी मैं पहले कह रहा था कि क्या पता हमें भी अब वैसे उस तरीके के एक एडमिशन सिस्टम में ट्रांजिशन करना चाहिए, जहाँ पे आप सिर्फ स्कोर्स पे नहीं, आप ओवरऑल पर्सनालिटी और पास्ट परफॉर्मेंस, प्रेजेंट परफॉर्मेंस, उसके बेसिस पे दे रहे हो, तो ये प्रॉब्लम वहाँ नहीं आएगी। और इनफैक्ट आपको ये कि जैसे उनके जो लास्ट एडमिशन साइकिल होते हैं वो प्रीवियस ईयर ऑफ दिसंबर में ही होते हैं, तो टिल 11th एग्जामिनेशंस वो मार्क्स वगैरह थोड़ा बहुत काउंट करते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर राम, चूंकि हम जानते हैं कि जो 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं किसी भी छात्र के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो हिस्सा होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है, करियर की जो दिशा है वो निर्धारित होती है। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस पर अगर मैं जानना चाहूँ कि इस निर्णय का क्या असर होगा, या किस तरीके से उस दिशा में जो है हम आगे बढ़ेंगे, या छात्र जो है उसके लिए किस तरीके से खुद को तैयार करेंगे, इसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, अभी थोड़ा सा हम और ऐड करते हैं जो उन्होंने बता रहे थे। सैट का चूंकि हमारे यहाँ सेंटर है इसलिए मुझे जानकारी है। अभी सैट का जो एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता था उसको उन्होंने ऑनलाइन किया, फिर ऑनलाइन के बाद भी उसको उन्होंने बदल दिया कि उसकी जरूरत अब नहीं है, और प्रोजेक्ट उनको अपनी रिपोर्ट बनवा करके स्कूल के थ्रू जो है भेज देनी है। तो उसी तरह से देखिए, जहां तक हमारे इंडियन के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात है, इंजीनियरिंग का है, मेडिकल का है, ये एग्जामिनेशंस होंगे, ये थोड़े लेट होने जा रहे हैं। जैसे अभी आपका जेईई मेंस के 2 बार एग्जाम हो चुके हैं, 4 बार होने थे, तो इससे थोड़े से बच्चों को थोड़े पैनिक हैं। हमको लगता है कि उनको थोड़ा टाइम मिल रहा है। अगर वो पॉजिटिवली इस चीज को लेके एग्जामिनेशन थोड़ा आगे जा रहा है तो उनको टाइम मिल रहा है, और ऑनलाइन टेस्ट इसके कराए जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो भी एडमिशंस होंगे थ्रू टेस्ट होंगे, और इस मास का उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो कट ऑफ दिया गया था पहले कि आईआईटी में या एडमिशन लेने के लिए 75% मार्क्स होना चाहिए उनका स्कूल के माने जो बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसको भी वेव ऑफ कर दिया गया। अब वो कंपलसरी नहीं है। इस मार्क्स का उनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई फर्क ऐसे
नहीं पढ़ रहा है, चाहे थोड़ा 2% ज्यादा पा रहे हैं या 2% कम पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। पीयूष जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इस पूरे कोरोना काल में, महामारी के दौरान हमारा जो लगभग सभी सेक्टर्स जो हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। पूरी जो पूरा प्रोसेस है दरअसल वही एक तरह से बदल गया है। मैं चाहूंगी कि आप बताइए कि किस तरीके से जो चेंज है, जो शिफ्ट है, हमने देखा पिछले 1-1.5 सालों में इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में, और खासकर एग्जाम्स में, बच्चों की पढ़ाई में, उनके पूरे पैटर्न पे। जी, तो जैसा आपने बताया कि क्योंकि स्कूल्स बंद थे और वो एक हमारा नॉर्मल वे ऑफ लाइफ था जिससे हम फॉलो कर रहे थे, और अचानक से उसमें एक ऐसा एक डिसरप्शन आया, तो बच्चों के लिए भी उस चीज़ में इक्विप कर पाना काफ़ी मुश्किल था। बट आप देखेंगे तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी इनोवेटिव तरीके ईजाद किए, और उसमें दो स्ट्रैटेजी बनाई गई, एक तो आपके ऑनलाइन एजुकेशन की, एक ऑफलाइन एजुकेशन की। जी। तो और क्योंकि ये बहुत सारे मोड, बहुत सारे बच्चों के पास इंटरनेट और टीवी और रेडियो भी नहीं हो पाता है, तो क्या किया गया कि जो स्पेशल हमारे की कंपोनेंट्स हैं, की कॉम्पिटेंसीज हैं जो बच्चों को आने चाहिए, पहले उन्हें डिफाइन किया गया, उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव कैलेंडर बनाया गया, और हर एक लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन करके उनके लिए वर्कशीट्स भी बनाई गई। तो गांवों तक, दूर दूर तक ये वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट की गई। टीचर्स, इनफैक्ट नीति आयोग एक प्रोग्राम चलाता है जिसे साथ कहते हैं, और वो मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में ये प्रोग्राम चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो बच्चों के लिए मोहल्ला स्कूल्स भी खोले गए। खूंटी एक, आई थिंक सर जानते होंगे, रांची के पास खूंटी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे हमने मोहल्ला क्लासेस चलाए। वो काफ़ी पिछड़ा जिला है, और वहाँ पे स्कूल्स पे ब्लैक बोर्ड पेंट कर दिए गए वॉल्स पे, और अलग अलग तरीके के इनोवेशंस आए। तो मैं कहूँगा कि एक हमारे पास कंटेंट था, हमें कंटेंट को डिलीवर करना था, तो हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीज़ों को यूज़ किया, जहाँ पे जो एप्लीकेबल था वहाँ यूज़ हो रहा था। डेफिनेटली ऑनलाइन पेनिट्रेशन लो है, बट ऑफलाइन पे काफ़ी काम हुआ है, और भी काम करने की अभी ज़रूरत है। जी बिल्कुल। डॉक्टर राम, चूंकि आप खुद डीपीएस रांची के प्रिंसिपल भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये पिछले 1-1.5 साल में किस तरीके से स्कूलों ने इस पूरे अपने एजुकेशन सिस्टम को मैनेज किया है, ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो, क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। देखिए, हमको मानना होगा कि हमारी जो कंट्री है वो बड़ी यूनिक है, बड़ी डाइवर्सिटी है यहाँ पर, और जहाँ पर फ्यू किलोमीटर्स पर आपके लैंग्वेज, फूड और कल्चर, उनका स्टेटस, फैसिलिटी, सभी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो अलग अलग स्कूलों के लिए अलग अलग है। हम जैसे जो सिटी के स्कूल हैं वो अपना कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो विलेज के स्कूल है, रूरल के स्कूल हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हुई है, वो बच्चे तो सफ़र कर रहे हैं। और आपको बताएं कि बच्चे केवल स्कूल से या टीचर से पढ़ाने से नहीं पढ़ते हैं, वो बहुत तरह से सीखते हैं, पीयर ग्रुप में रहते हैं, खेलते हैं, आपस में डिबेट करते हैं, क्लासरूम डिस्कशंस होते हैं, तो उन सभी चीज़ों से सीखते हैं। अभी 1.5 साल में वो सभी चीज़ें बहुत अफेक्ट की है बच्चों पर। अब जब स्कूल खुलेंगे तो हमको बहुत बदले हुए बच्चे दिखेंगे, जो बड़े सब लोगों से दूर होंगे, अपने में ही खोए होंगे, और उनको बहुत मेंटल प्रेशर है। तो इन सभी चीज़ों के लिए, चूँकि एजुकेशन का मतलब केवल मार्क्स तो होता नहीं है कि उनको कितना मार्क्स आया, कितना फिजिक्स का या केमिस्ट्री का फार्मूला सीख पाए, उनके स्किल्स जो लर्निंग है वो अफेक्ट भी है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि हम लोग इस व्यवस्था से बहुत खुश हैं, एक कंपल्सन था, बट कोशिश किए हैं कि बच्चों तक कम से कम जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको दिया जाए, लेकिन अभी भी प्रैक्टिकल नहीं हो पाए हैं, लर्निंग बाय डूइंग जो होती है वो भी नहीं हो पाई है। तो इन सभी चीज़ों का प्रभाव बच्चों पर पड़ा है, और बच्चों की एजुकेशन, इसलिए इसको एक्सेप्ट करने में हमको कोई संकोच नहीं है। क्योंकि वक्त की कमी भी है, पीयूष मैं आपसे चाहूंगी क्लोजिंग कमेंट के साथ हम इस कार्यक्रम को खत्म करें। आपका आखिरी कमेंट। आखिरी कमेंट ये हो कि जो बच्चे हैं, जो भी 12वीं की परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं या जिस भी वजह से, उनको कहूँगा कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। जो भी मार्क्स आएगा वो बेटर है, और आपके पास एक ऑप्शन है कि आप दोबारा मार्क्स दे सकते हैं। तो अभी आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, क्या आप करियर चॉइसेस बनाएंगे, और उसके लिए बहुत सारे आपके पास CBSE के द्वारा भी मनोदर्पण करके मेंटल हेल्थ और इन सब के ऊपर काफ़ी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, उनका उपयोग करें।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। तो आप दोनों के ही माध्यम से खासकर छात्रों के लिए ये संदेश कि जैसी परिस्थितियां होती हैं हमको उसके अनुसार, उसके अनुरूप खुद को ढालना होता है और इन्हीं चुनौतियों में अवसरों को तलाशना होता है, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री भी अक्सर करते हैं। तो पूरी सकारात्मकता के साथ आप निर्णय को स्वीकार करें और जिस बात को सीबीएसई ने रखा है इंटरनल असेसमेंट, अगर उससे आप सहमत नहीं है या आपको ऐसा लगता है कि आप एग्जाम देके बेहतर कर सकते हैं, तो सबसे अच्छी बात है कि ये ऑप्शन भी आपके सामने खुला है। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। आप दोनों मेहमानों का एक बार फिर से शुक्रिया। नमस्कार।